हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड पैरामेडिकल। आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। देन हम रिलेशन देखेंगे बिटवीन एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है आपस में। देन हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट, ड्रग ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। देन प्रोसेस ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है उसके प्रोसेस को देखेंगे हम। देन पैसिव प्रोसेस ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, हम ड्रग एब्जॉर्प्शन की पैसिव प्रोसेस के बारे में देखेंगे। देन स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, हम स्पेशल टाइप के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे। देन फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर, फार्माकोकाइनेटिक्स के कौन कौन से पैरामीटर्स हैं उनके बारे में देखेंगे। देन फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है और उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा उसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, हमारे बॉडी से ड्रग्स जो है एक्सक्रीट आउट कैसे होती है उनके रूट्स के बारे में देखेंगे। देन हम लास्ट में देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडलिंग के बारे में। तो ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स से। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या होता है इसकी, हम ड्रग की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की क्वांटिटेटिव जब स्टडी करते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। ओके, इंपॉर्टेंस में देखते हैं इसकी। इट प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग ऑप्टिमल डोजेज रिजीम फॉर ड्रग्स। इसका काम होता है ऑप्टिमल डोजेस की रिजीम को डिटरमाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा हम डोजेस की अमाउंट, उसकी फ्रीक्वेंसी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑनसेट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन और एक्शन के बारे में भी हम इसके थ्रू पता कर सकते हैं। ओके, की कॉन्सेप्ट क्या होगा, एडीएमई प्रोसेस जो होता है वो एसेंशियल होता है अंडरस्टैंड करने के लिए हमारी ड्रग जो हमने दी है वो हमारी बॉडी के साथ में कैसे इंटरेक्ट करती है। इसके अलावा ये हमें गाइड करती है क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर, मेडिसिन में, फार्मेसी के अंदर और टॉक्सिकोलॉजी के अंदर। तो इससे हमें ये सारी चीजें पता लगती हैं फार्माकोकाइनेटिक्स से। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एडीएमई फैक्टर। एडीएमई मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमारे पास में जो रूट होंगे वो ओरल है, दूसरा है आईएम और सबक्यूटेनियस और तीसरा हमारे पास में इंट्रावेनस। ठीक है, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन रूट हैं। ओके, अगर हम ओरल रूट से मेडिसिन को लेते हैं तो ये इसका सबसे पहले डिसोल्यूशन होता है, ड्रग जो है वो ब्रेक डाउन होती है। सेकंड नंबर पे हमारी ड्रग जो है उसका एब्जॉर्प्शन होता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद में ड्रग जो है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है। बट अगर हम ड्रग जो है वो आईएम और सबक्यूटेनियस रूट से लेते हैं तो ड्रग जो है उसका डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, उसका कोई भी डिसोल्यूशन नहीं होता है। यहाँ पे एक स्टेप जो है वो कम हो जाएगा अगर हम आईएम और सबक्यूटेनियस रूट से लेते हैं। ओरल रूट से अगर हम लेते हैं तो वहां पे पहले डिसोल्यूशन होता है, ड्रग ब्रेकडाउन होती है। बट आईएम और सबक्यूटेनियस रूट में क्या होता है, पहले डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन होता है, देन वो ब्लड में जाती है। ठीक है, देन उसके बाद में अगर हम ड्रग जो है वो इंट्रावेनस रूट से अप्लाई करते हैं तो ड्रग डायरेक्टली किस में पहुंच रही है, हमारे पास में ब्लड के अंदर पहुंच रही है। ठीक है, ब्लड में जाने के बाद में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जो है सर्कुलेट होता है और वो हमारी बॉडी के अंदर ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। कहाँ पे, प्लाज्मा और हमारे बॉडी टिश्यूज के अंदर उस ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। ठीक है, देन उसके बाद में ये जो भी स्पेसिफिक साइट, जिस भी साइट पे वो एक्शन परफॉर्म करने वाली ड्रग होती है वो साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाती है और वहां पे अपना एक्शन परफॉर्म करती है। देन उसके बाद में ब्लड से ब्लड के बाद में ये ब्लड के अंदर इसका मेटाबॉलिज्म होता है और ब्लड के अंदर इसका मेटाबॉलिज्म कौन कौन सी जगह पे होगा, वो जगह होंगी हमारे लीवर, ब्लड और टिश्यूज। इन जगह पे जो ड्रग हमारी होगी उनका मेटाबॉलिज्म होगा, वहां पे ड्रग का ब्रेकडाउन होगा या फिर इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में ड्रग को लाने का काम करेंगी। मेटाबॉलिज्म के बाद में हमारा लास्ट स्टेप होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो होता है हमारी बॉडी से किस फॉर्म में हो सकता है, यूरिन के थ्रू हो सकता है, बाइल, फेसिस या फिर स्वेट्स, उनके थ्रू जो है हमारी बॉडी से जो भी हमने ड्रग्स लिए उनका एक्सक्रीशन हो सकता है। तो ये था रिलेशन हमारे एडीएमई प्रोसेस के अंदर या फिर एडीएमई फैक्टर्स के बीच में। ठीक है, कि अगर हम ओरल, आईएम और इंट्रावेनस रूट से लेते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स जो है वो कम हो जाएंगे। जैसे ओरल रूट के पास में हमारे पास में डिसोल्यूशन, फिर एब्जॉर्प्शन, देन ब्लड में जाएगी। अगर हम आईएम और सबक्यूटेनियस रूट से लेते हैं तो डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन होगा, देन हमारे ब्लड के अंदर जाएगी, देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन, देन मेटाबॉलिज्म, वो बाकी के प्रोसेस होंगे। अगर हम इंट्रावेनस रूट से लेते हैं तो हमारी जो ड्रग होगी वो डायरेक्टली किस में एंटर करती है, ब्लड के अंदर, तो वहां पे डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये था रिलेशन इनके बीच में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ड्रग जो है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ कैसे ट्रांसपोर्ट होती है
उसके प्रोसेस के बारे में देखेंगे। तो इसको समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे जो एडीएमए प्रोसेस, जो हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन वाले जो प्रोसेस थे, उसके अंदर उनको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उन्हें अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचना है, उन्हें अपना मेटाबॉलिज्म कंप्लीट करना है और उन्हें बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना है। तो ये सब चीजें करने के लिए उन्हें सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। इसी वजह से हमें सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। तो हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं पहले, कि हमारी सेल मेम्ब्रेन कैसे बनी होती है और ड्रग जो है वो इनके बीच में कैसे एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस कर पाते हैं, इसके बारे में। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो होती है वो सिलेक्टिव परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि थिन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है और इनके बीच बीच में प्रोटीन जो है वो रहती है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है इनके बीच में। देन ये जो प्रोटीन्स होती हैं हमारी ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस होती है हमारे मेम्ब्रेन के अंदर। इनका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना मॉलिक्यूल्स को या फिर सब्सटेंसेस को। ये जो प्रोटीन्स होती हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं। हमारे पास में मेनली 2 टाइप की प्रोटीन्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ओके, तो इसमें हमारी पहली जो प्रोटीन होगी उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन या फिर इनको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। ये प्रोटीन जो होती है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन के बीच में फिक्स होती है। आपको दिख रहा होगा ये वाली जो प्रोटीन है वो हमारी कौन सी प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है, जो सेल मेम्ब्रेन के साथ में फिक्स होती है। इनको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन में एज ए चैनल्स काम कर सकती हैं, एज ए कैरियर प्रोटीन काम कर सकती हैं, एज ए रिसेप्टर प्रोटीन जो है वो काम कर सकती हैं। किसी भी मैसेज को रिसीव करने का कैरियर प्रोटीन का काम कर सकती है और चैनल्स का काम कर सकती है। दूसरी टाइप की जो हमारे पास में प्रोटीन होंगी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उनको हम पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। ये हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जाती हैं, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर अटैच होती हैं। जो ये आपको दिख रही है दूसरे वाली, इनको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। और ये दोनों तरफ हो सकती हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये वर्क करती है एज ए सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तरह और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है हमारी सेल मेम्ब्रेन को। तो ये हमारे पास में 2 टाइप की प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन जो कि सेल के बीच में होंगी और ये वर्क करती हैं एज ए चैनल्स, कैरियर प्रोटीन्स और रिसेप्टर प्रोटीन की तरह। और पेरिफेरल प्रोटीन जो होती है वो सेल सिग्नलिंग में हेल्प करती है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करने का काम करती है। ट्रांसपोर्ट प्रोसेस कैसा होता है, सेल जो है वो बहुत सारे मैकेनिज्म का यूज करती हैं किसी भी सब्सटेंस को अंदर ले जाने के लिए और बाहर निकालने के लिए। और ये प्रोसेस कौन से हो सकते हैं, इसमें हमारे पास में है पैसिव डिफ्यूजन का यूज कर सकती है हमारी सेल मेम्ब्रेन किसी भी सब्सटेंसेस को अंदर या बाहर लाने के लिए। फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज कर सकती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकती है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन और पिनोसाइटोसिस जो है, इन मैकेनिज्म का यूज करके हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है किसी भी ड्रग को बाहर से अंदर ले जाने का या अंदर से बाहर भेजने का काम जो है वो कंप्लीट कर सकती है। इस तरीके से ही हमारी जो ड्रग होती है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर ड्रग जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है उसके हम प्रोसेस को देखेंगे। तो इसके प्रोसेस के लिए हमारे पास में 2 प्रोसेस होंगे, पहला है पैसिव प्रोसेस और दूसरा हमारे पास में स्पेशलाइज्ड प्रोसेस। ठीक है, तो हम पैसिव प्रोसेस देते हैं, इसके अंदर और आगे सब टाइप्स हैं, पैसिव डिफ्यूजन और दूसरा है फिल्ट्रेशन। हमारे स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होगा और दूसरा हमारे पास में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और थर्ड हमारे पास में पिनोसाइटोसिस। ये कुछ प्रोसेस हैं ड्रग की एब्जॉर्प्शन करने के, एक पैसिव प्रोसेस है, दूसरा स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट और उसके अंदर आगे सब टाइप्स हैं। इनको हम एक एक करके देख लेते हैं इनके एग्जांपल्स के साथ में। तो पैसिव डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है, इसके अंदर ड्रग की जो मूवमेंट होती है बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के एक साइड में ज्यादा कंसंट्रेशन होगी ड्रग की, एक साइड में कम होती है, तो ड्रग ज्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया से कम कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पैसिव डिफ्यूजन बोलते हैं। और इसका एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ लिपोफिलिक ड्रग थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ऐसी ड्रग जो कि लिपोफिलिक है, जो कि लिपिड से बनी हुई है, तो वो इजिली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पे इजिली सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्रॉस कर सकती हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन भी किससे बनी होती है, लिपिड से बनी होती हैं। तो इस वजह से वहां पे इजिली जो हमारी ड्रग्स होती है वो ट्रांसपोर्ट हो पाती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है ट्रांसपोर्ट और ड्रग्स थ्रू सेल मेम्ब्रेन पोर्स। फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो हमारी ड्रग्स होती है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे जो छेद होंगे या होल्स होंगे, उनके थ्रू ड्रग जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। बट ये लिमिटेड होती है बाय मॉलिक्यूलर साइज। अगर कोई भी ड्रग के मॉलिक्यूलर साइज जो है वो ज्यादा बड़े हैं उन पोर्स से, तो ड्रग जो है वो क्रॉस नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके मॉलिक्यूलर साइज जो है वो ज्यादा बड़े हो जाएंगे। तो जो ड्रग्स जिनके मॉलिक्यूलर साइज बहुत छोटे होते हैं वो ड्रग जो है वो इजिली
फिल्ट्रेट कर पाती है उस सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल्स हैं पैसेज ऑफ वाटर एंड स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स थ्रू रेनल ग्लोमेरुलाई, ठीक है। तो हमने रेनल के बारे में देखा है, जिसमें हमारी किडनी के अंदर हमने नेफ्रॉन के अंदर हमारे पास में ग्लोमेरुलस के अंदर जो हमारे पास में एफरेंट डिफरेंट आर्टरीज या ग्लोमेरुलस था, वहां पे क्या था कि जो स्मॉल वाटर के मॉलिक्यूल्स या फिर स्मॉल प्रोटीन्स या फिर स्मॉल बाकी के सब्सटेंसेस जो थे वो वहां पे उनका फिल्ट्रेशन हो रहा था। और फिल्ट्रेशन कैसे हो पा रहा था? हमारे पोर्स की वजह से, जो उन कैपिलरीज के अंदर जो पोर्स थे उनकी वजह से वहां पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो पा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेशन बोलेंगे। देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हमारे पास में दूसरा स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट, और इसके अंदर हम पहला देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसके अंदर ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी रिक्वायरिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब यहाँ पे क्या प्रोसेस है कि एक साइड में सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ड्रग है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कम है। इस कम कंसंट्रेशन वाली ड्रग को सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर हमें लेके जाना है तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इसके अंदर एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवली ट्रांसपोर्टिंग आयन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो सोडियम पोटेशियम आयंस होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं आयंस को हमारे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास में स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट है उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसके अंदर ड्रग मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय कैरियर प्रोटीन। इसके अंदर जो भी ड्रग होगी उसको सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाने के लिए वो किसकी हेल्प लेगी? कैरियर प्रोटीन की हेल्प लेगी। उसको जाने के लिए कोई दूसरा मैकेनिज्म नहीं मिलेगा, तो वो एक कैरियर प्रोटीन, जो हमारे पास में हमने सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन देखी थी, स्पेशल टाइप की प्रोटीन, उसके अंदर कैरियर प्रोटीन भी थी। वो कैरियर प्रोटीन क्या करती है? उस ड्रग को अंदर ले जाने का काम करती है, ठीक है। एग्जाम्पल है अपटेक ऑफ सर्टेन विटामिन बाय सेल यूजिंग फैसिलिटेट डिफ्यूजन। कुछ विटामिन को अंदर लेकर के जाने के लिए हम कैरियर प्रोटीन का यूज करती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें हेल्प की करती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। थर्ड नंबर पे हमारे पास में पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस के अंदर क्या होगा? सेल एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और डिसॉल्व ड्रग थ्रू वेसिकल फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो ड्रग्स है या फिर जो फ्लूइड होती है उसको एक वेसिकल फॉर्मेशन करती है। हमारी सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? एक वेसिकल बनाती है और वेसिकल के थ्रू उस फ्लूइड को, उस ड्रग को अंदर ले जाने का काम करती है। एग्जाम्पल इसके अंदर मैक्रोफेजेस एनगल्फिंग पैथोजेंस ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे कि हमारा जो मैक्रोफेजेस होता है, जब वो किसी भी पैथोजन को एनगल्फ करता है तो क्या करता है? एक वेसिकल बनाता है और उस पैथोजन को अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। और ये सारे के सारे मैकेनिज्म होते हैं ड्रग के एब्जॉर्ब होने के, ठीक है। ड्रग के एब्जॉर्ब होने के ये सारे के सारे प्रोसेस हैं। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो इसके अंदर पहला जो हमारे पास में है पैसिव प्रोसेस ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। पैसिव प्रोसेस ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है? इसके अंदर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट इज द मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन होता है ड्रग की एब्जॉर्प्शन करने का। दिस इज प्राइमरी मोड ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ये हमारे पास में प्राइमरी मोड भी होता है ड्रग की एब्जॉर्प्शन करने का। सेकेंड है पैसिव डिफ्यूजन के बारे में देखते हैं हम। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ ड्रग अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन वाली एरिया के अंदर ड्रग जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है, ठीक है। और ये किसके बेस पे काम करेगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पे काम करता है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा रखा है। यहाँ पे ड्रग जो है सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो ड्रग है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और इसको सेल के अंदर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको पैसिव डिफ्यूजन करना पड़ेगा। और ये सिंपल डिफ्यूजन होता है, इसके अंदर इजीली जो है वो ड्रग अंदर चली जाती है सेल के, ठीक है। तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन थी और यहाँ पे अंदर वाली सेल के अंदर वाली साइड जो है वो लो कंसंट्रेशन थी। तो इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पे जो ड्रग है वो डिफ्यूज होकर के सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो यही सबसे कॉमन मेथड होता है ड्रग की एब्जॉर्प्शन करने का, ठीक है। देन अब इसके अंदर और देखते हैं और कौन कौन से फैक्टर जो हैं इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसमें पहला है लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स। लिपिड सॉल्युबल ड्रग readily diffuse through the lipid bilayer of cell membrane due to the affinity of lipid environment। अगर हम लिपिड सॉल्युबल ड्रग देते हैं किसी भी पेशेंट के अंदर तो वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो है वो इजिली सेल मेम्ब्रेन के जो अक्रॉस है इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो भी लिपिड्स की बनी होती है, ओके।
देन उसके बाद में है दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी एक्सपेंडिचर। इस प्रोसेस के अंदर हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सेल को या फिर उन मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन के अंदर ले जाने के लिए किसी भी टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा कुछ फैक्टर होते हैं जो इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे लिपिड सॉल्युबिलिटी, मॉलिक्यूलर साइज, इसके अलावा उसकी पीएच जो है वो भी इन्फ्लुएंस कर सकती है ड्रग की एब्जॉर्प्शन को। देन फैक्टर अफेक्टिंग पैसिव डिफ्यूजन, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि पैसिव डिफ्यूजन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर है रेट ऑफ पैसिव डिफ्यूजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर सच एज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बाहर जो है कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए तभी वो इजिली डिफ्यूज हो पाएगा। दूसरा है लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स, ड्रग जो है वो लिपिड सोल्यूबल होना चाहिए। तीसरा है सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, जहां पे एब्जॉर्प्शन हो रही है वहां पे सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा होना चाहिए। अगर कम सरफेस एरिया है तो कम एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो जो है वो किस तरीके की है, ज्यादा थिकनेस होगी तो वहां पे कम एब्जॉर्प्शन हो पाएगी। अगर थिकनेस कम है सेल मेम्ब्रेन की तो वहां पे एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा हो पाएगी। एंड द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग जो है वो कितनी आयोनाइजेशन फॉर्म में है, कितनी ब्रेक फॉर्म में है, मतलब ड्रग जो है जब हम देते हैं कोई भी ड्रग वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होती है या फिर अनडिसोशिएटेड फॉर्म में होती है। जब वो बॉडी के अंदर जाती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उसका आयोनाइजेशन होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है। तो वो किस डिग्री के अंदर उसका आयोनाइजेशन हुआ वो भी डिपेंड करेगा ड्रग की एब्सॉर्प्शन के ऊपर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन इन ड्रग ट्रांसपोर्ट। ड्रग ट्रांसपोर्ट के अंदर हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस को देखते हैं, जिसमें हमने किडनी वाला एग्जांपल लिया था। डेफिनेशन, फिल्ट्रेशन इन्वॉल्व पैसेज ऑफ ए ड्रग थ्रू पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो ड्रग होगी वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स होंगे, छोटे छोटे जो होल्स होंगे, उनके थ्रू ड्रग जो है वो उनका एब्जॉर्प्शन होगा। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास में कैपिलरीज हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है। और इन पोर्स के थ्रू जो ड्रग है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो फिल्ट्रेट हो पाती है, ठीक है। ये स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज वाले जो होते हैं वही फिल्ट्रेशन हो रहा है। बट यहाँ पे देखिए आप, जो बड़े मॉलिक्यूलर साइज हैं उनका फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है इनके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे पोर्स के अकॉर्डिंग अगर ड्रग के मॉलिक्यूलर साइज बहुत ज्यादा कम है तब जो ड्रग है वो उनका फिल्ट्रेशन हो पाता है। ओके, देन क्राइटेरिया, ओनली वाटर एंड वाटर सोल्यूबल ड्रग्स विद ए मॉलिक्यूलर साइज स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द पोर्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ वाटर और वाटर सोल्यूबल ड्रग्स जो होती हैं जिनका मॉलिक्यूलर साइज जो होगा वो हमारे जो सेल मेम्ब्रेन के जो पोर्स हैं उनसे कम होगा तभी ड्रग जो है वो ट्रांसपोर्ट हो पाती है इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट है इसके अंदर वेरिएशंस, पोर साइज वेरीज अमंग सेल टाइप्स, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं उनके अंदर जो पोर्स के साइज जो होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। हमारी अलग अलग टाइप की सेल्स के अंदर अलग अलग जो पोर्स का साइज होगा वो अलग अलग हो सकता है। बट हमारी बॉडी के अंदर मेजोरिटी जो सेल्स होती हैं उनके अंदर जो पोर्स का साइज होता है वो कितना होता है, 4 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है। बट कैपिलरीज के अंदर जो पोर्स का साइज होगा वो कितना होगा, 40 एंगस्ट्रॉम का होगा, जो कि बहुत ज्यादा होता है। तो जो ड्रग का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कहाँ पे ज्यादा हो सकता है, हमारी कैपिलरीज के अंदर, एक्सेप्ट इन द ब्रेन। बट ब्रेन की जो कैपिलरीज होती हैं वहां पे लार्ज पोर नहीं दिखेंगे। हमारी बॉडी की बाकी एरियाज के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं वहां पे जो पोर्स का साइज होगा वो कितना होगा, 40 एंगस्ट्रॉम का होता है। बट ब्रेन की कैपिलरीज में ये पोर्स जो हैं वो इतने बड़े नहीं होंगे, ये या फिर होल जो है वो इतने बड़े नहीं होंगे, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर एक स्पेशल टाइप का बैरियर होता है जिसको हम ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर अनवांटेड जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको क्रॉस नहीं होने देते हैं, हमारी ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए। ओके, देन हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन रेट। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिफर ड्यू टू वेरिएशन इन पोर साइज अमंग द सेल टाइप। जो फिल्ट्रेशन रेट होगी वो अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि पोर्स के साइज जो होते हैं हमारी सेल्स के टाइप्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, हमारे कौन से टाइप की सेल्स है और उनके अंदर पोर्स का साइज क्या है। फॉर इंस्टेंट कैपिलरीज फैसिलिटेट फास्टर फिल्ट्रेशन ड्यू टू लार्जर पोर। और यहाँ पे जो कैपिलरीज होंगी वो फास्टर फिल्ट्रेशन का काम करेंगी क्योंकि इनके पास में बहुत ज्यादा बड़े पोर्स होते हैं। तो इस तरीके से हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो वो काम करता है, जिसके थ्रू ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो पाता है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, देन हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के बारे में। स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमारे पास में तीन मैकेनिज्म थे स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट वाले में, तो हम इसमें पहला देख रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ए प्रोसेस दैट रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी टू मूव सब्सटेंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे हमें किसी भी सब्सटेंस को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करवाना है तो वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी।
क्योंकि हमारी जो ड्रग है वो लो कंसंट्रेशन एरिया से हाई कंसंट्रेशन एरिया के अंदर हमें ट्रांसपोर्ट करनी है, तो उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में डायग्राम है, इसमें आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पे जो है कम ड्रग है, इसको हमें अंदर वाली साइड के लेकर जाना है, हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर लेके जाना है। तो इस ड्रग को हमारे पास में यहाँ लेके जाना है जहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन है पहले से ही, तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और ये स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होते हैं जहाँ पे हमें स्पेशल चीजें करनी पड़ रही हैं सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ओके, then this mechanism is highly selective and involve carrier protein embedded in the cell membrane। और इस मैकेनिज्म को कंप्लीट करने के लिए हमारी सेल मेम्ब्रेन के बीच में कुछ सिलेक्टिव और कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो कि ये इस प्रोसेस को कंप्लीट करने का काम करती हैं। हमारी कैरियर प्रोटीन्स जो हमने देखी थी ना, स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जिसमें पेरिफेरल प्रोटीन्स और इंटीग्रल प्रोटीन जो हमारे पास में थी वो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए यूज होती हैं। बट वो एनर्जी जो है उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, एक पैसिव प्रोसेस है। इसके अंदर भी क्या होता है, जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पे ही हमारे ट्रांसपोर्ट किया जाता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम ए एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया वाले जगह पे ड्रग को ट्रांसपोर्ट करना है। तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप इस वाले प्रोसेस के अंदर जहाँ पे ड्रग जो है वो बाहर वाली साइड ज्यादा है और अब इस ड्रग को क्या करना है, अंदर वाली साइड लेके जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ कैरियर प्रोटीन्स होती हैं और ये कैरियर प्रोटीन्स क्या करती हैं, इनको अंदर वाली साइड पहुंचाने का काम करती हैं। क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन जो है वो ड्रग की ज्यादा है तो इनको इतनी एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है फैसिलिटेट डिफ्यूजन के अंदर। अब ये फैसिलिटेट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन्स की हेल्प ली जा रही है, इस वजह से, ठीक है। कैरियर प्रोटीन फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या होती है, हमारे पास में कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो कि इससे हेल्प करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं इस एब्जॉर्प्शन को, इस मैकेनिज्म को, ठीक है। सच एज ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो हमारे पास में ग्लूकोज होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगे, वो इस प्रोसेस के थ्रू हमारे सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो डिफ्यूज होने का काम करती हैं, ट्रांसपोर्ट होने का काम करती हैं। ओके, Examples of substances transported by active transport include ions, amino acids, glucose। ठीक है, तो हमारे पास में जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू जो भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब होते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, आयंस होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगे, ग्लूकोज होंगे जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होने का काम करेंगे। दूसरा इसके अंदर है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल्स। ये हेल्प करता है ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेल्स के अंदर, ठीक है। तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट जो है वो कौन से मैकेनिज्म से होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है, जहां पे कैरियर प्रोटीन्स हेल्प करती हैं उस ग्लूकोज को अंदर लेके जाने के लिए, बट वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी उसको। ओके, तो ये था हमारे पास में स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के अंदर दो टाइप। और तीसरा हमारे पास में है पिनोसाइटोसिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब इसके अंदर हम क्या देखते हैं, पिनोसाइटोसिस एब्जॉर्प्शन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल। हम यहाँ पे देखेंगे जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे ड्रग्स के या फिर किसी और चीज, कोई और दूसरा सब्सटेंस जिसको सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाना है, तो उसके लिए जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा, पिनोसाइटोसिस। क्योंकि छोटे मॉलिक्यूलर साइज के जो होंगे वो बाकी के प्रोसेस से क्रॉस हो जाएंगे, बट बड़े जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको क्रॉस करवाने के लिए हमारे पास में स्पेशल मैकेनिज्म आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। ओके, इसके अंदर क्या होता है, पिनोसाइटोसिस इज ए प्रोसेस बाय व्हिच सेल इनगल्फ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय फॉर्मिंग वेसिकल्स फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या करती है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन एनगल्फ करती है, करती है किसको, हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स होते हैं और जो सब्सटेंस होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनको एनगल्फ करती हैं। कैसे, एक वेसिकल फॉर्मेशन कर लेती हैं। हमारी सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, एक वेसिकल बनाने लग जाती हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो क्या कर लेती है, उन ड्रग्स को और मैक्रोमोलिक्यूल को एनगल्फ करने के लिए एक वेसिकल फॉर्मेशन करने लग जाती है। और जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और जो हमारे पास में जो फ्लूइड्स होता है वो इस वेसिकल्स के अंदर आ जाता है। और ये वेसिकल्स बाद में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन से अलग होती है और एक वेसिकल के फॉर्म में हमारे सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाती है इस फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस बोलते हैं, जिसमें हमारे पास में लार्ज मॉलिक्यूल्स को एब्सॉर्ब करने के लिए इसका यूज करते हैं हम। इट अलाउज
for the uptake of large molecules, proteins and particles that cannot pass through the cell membrane by other means. इसके अंदर जो हमारे पास में लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे और दूसरे पार्टिकल्स होंगे जो कि दूसरे प्रोसेस के थ्रू क्रॉस नहीं कर पाते हैं, वो इस प्रोसेस के थ्रू सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाते हैं पिनोसाइटोसिस के थ्रू, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स ड्यूरिंग पिनोसाइटोसिस, सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट द to form small vesicle that contain the engulfed fluid and particles। तो यहाँ पे एक फॉर्मेशन होती है वेसिकल्स का जो कि सेल मेम्ब्रेन से ही बनती है, और वो सेल मेम्ब्रेन से बनने के बाद में वो फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको अपने अंदर लेती है, एनगल्फ करती है और वहां से अलग हो जाती है। इंपॉर्टेंस, पिनोसाइटोसिस प्ले ए वाइटल रोल इन न्यूट्रिएंट अपटेक, इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेलुलर कम्युनिकेशन। पिनोसाइटोसिस का इंपॉर्टेंस क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की अपटेक करने के लिए जो हमारे पास में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारे पास में बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, हमारे पास में लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स या फिर हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट्स, इन जो मैक्रोमोलिक्यूल्स या न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अपटेक करने के लिए, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को दिखाने के लिए और हमारे सेलुलर कम्युनिकेशन के अंदर हमारी सेल्स आपस में कैसे कम्युनिकेट कर पाती हैं, उसके अंदर भी पिनोसाइटोसिस जो है वो रोल प्ले करेगा। ओके, देन it allows cell to sample their environment and regulate the internal composition of cell. Additionally, it involve in the uptake of certain drugs and therapeutic agents। ठीक है, तो यहाँ पे सेल जो है वो सेल का भी हमने देखा था कम्युनिकेशन का, तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या करती है, हमारी जो सेल होती है वो बाहर के एनवायरनमेंट को पता करके हमारे इंटरनल, हमारे सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसको चेंज कर सकती है ताकि होम्योस्टेसिस की कंडीशन बनी रहे। ठीक है, इसके अलावा ये इन्वॉल्व होती है अपटेक ऑफ सर्टेन ड्रग्स एंड थेराप्यूटिक एजेंट्स की फॉर्म में। ओके, फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर्स, इसके बारे में हम देखते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग की एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस इसके अंदर हम करते हैं। ओके, फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक्स की जो स्टडी है वो इन्वॉल्व करती है मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ वेरियस पैरामीटर। इसको ये मेजरमेंट करती है और एनालाइज करती है बहुत सारे पैरामीटर्स को, ताकि हम जो ड्रग ले रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के बारे में हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता पाए। ठीक है, जो भी हम एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, ड्रग्स की जो एब्जॉर्प्शन हो रहे हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बता पाएं, डिस्ट्रीब्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को बता पाएं कि उसके अंदर उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन सी चीजें उसको इन्फ्लुएंस कर रही है, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के बारे में। तो फार्माकोकाइनेटिक्स के यही पैरामीटर्स होते हैं कि वो हमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके अलग अलग पैरामीटर्स को बता पाएं ताकि हम इनको अच्छे से समझ पाएं। ओके, की पैरामीटर्स, कौन कौन से कॉमन पैरामीटर्स होंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के, वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर इंक्लूड होते हैं बायोबिलिटी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी वॉल्यूम के अंदर ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है हमारी बॉडी के अंदर, क्लियरेंस, हमने जो ड्रग ली है वो हमारी बॉडी से कितनी अमाउंट के अंदर क्लियर आउट हो रही है, उसकी हाफ लाइफ क्या है, एंड एरिया अंडर द कंसंट्रेशन टाइम कर्व, उसका AUC क्या है, उसके बारे में हम इसके अंदर बात करते हैं हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर्स के अंदर। ठीक है, देन बायोबिलिटी, बायोबिलिटी का क्या मतलब होता है? फ्रैक्शन ऑफ एन एडमिनिस्टर्ड डोज ऑफ ए ड्रग दैट रीचेस सिस्टेमिक सर्कुलेशन अनचेंज्ड। जो भी हमने ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर की है हमारी बॉडी के अंदर, उसकी कितनी अमाउंट के अंदर जो ड्रग जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच पाई है अनचेंज्ड फॉर्म के अंदर, उसको हम बायोबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल में देखा था, अगर हम ओरल रूट से कोई भी ड्रग लेते हैं उसकी बायोबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि उसको लीवर से होकर के जाना पड़ता है। लीवर से होकर के अगर वो ड्रग जो है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी तो उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, जिसकी वजह से जितने अमाउंट के अंदर हमने जो ड्रग दी थी वो प्रॉपर अमाउंट के अंदर हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से उसकी बायोबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये जो है इसको भी हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं की पैरामीटर्स के अंदर। सेकंड है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर सच एज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर्मुलेशन एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा ये जो बायोबिलिटी है वो किसके थ्रू इन्फ्लुएंस होती है? हमने कौन से रूट से वो ड्रग दिया है। अगर हम इंट्रावेनस रूट से दे रहे हैं तो ड्रग जो है वो 100% उसका बायोबिलिटी होगी, क्योंकि उसका मेटाबॉलाइजेशन जो है वो हमारे लीवर के अंदर नहीं होगा, उसको हमारे GI ट्रैक से होकर के नहीं जाना पड़ेगा, उसको हम डायरेक्टली ब्लड में जा रहे हैं तो उसकी बायोबिलिटी कितनी होगी? 100% होगी। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूट सेलेक्ट कर रहे हो, उसकी फॉर्मुलेशन क्या है। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो आपको ओरल रूट ही यूज करना पड़ेगा, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो हम उसको IV रूट जो है वो
दे सकते हैं। देन है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो किस रूट से जा रही है, उसको कौन सा रूट जो है वो मेटाबोलाइज करने का काम कर रहा है। जैसे लीवर जो है वो हेपेटिक फर्स्ट पास इफेक्ट देता है, या फिर इंटेस्टाइनल फर्स्ट पास इफेक्ट की वजह से ड्रग की बायोबिलिटी जो है वो कम हो सकती है। तो ये थे फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर्स, ठीक है। देन हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करने का काम करते हैं। तो उसके अंदर है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स सच एज मॉलिक्यूलर साइज, लिपिड सॉल्युबिलिटी, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इन्फ्लुएंस देयर एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन को चेंज करने वाले या फिर उनको इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर होते हैं वो कौन से हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर साइज, अगर मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा बड़े हैं तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो क्रॉस नहीं हो पाएंगे, तो उनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो जल्दी से नहीं होगी। लिपिड सॉल्युबल, अब अभी हमने देखा था कि हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स की बनी होती है। अगर लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो इजीली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो क्रॉस कर पाएगी और ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हो पाएगी। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, अगर ड्रग जो है ब्रेक डाउन फॉर्म के अंदर है तो वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकती है। अगर अनआयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर है तो उसको टाइम लग सकता है। देन इन्फ्लुएंस देयर एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं ड्रग की एब्जॉर्प्शन को। देन हम बात करते हैं लिपिड सॉल्युबल ड्रग टेंड टू बी एब्जॉर्ब मोर रेडली देन वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, अभी हमने बात करी है। देन फॉर्मुलेशन, द फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स, हम जो ड्रग दे रहे हैं वो किस फॉर्म के अंदर, वो टैबलेट फॉर्म में है, कैप्सूल फॉर्म के अंदर है, सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर है, ये भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन को चेंज कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किस फॉर्म के अंदर हम ड्रग जो है वो दे रहे हैं, ठीक है। देन फैक्टर सच एज डिसोल्यूशन रेट, then disintegration time, presence of food can be affect the viability। कुछ और फैक्टर होते हैं जैसे कि डिसोल्यूशन, वो कितनी उसकी डिसोल्यूशन रेट क्या है, वो कितने अच्छे से डिसॉल्व हो रही है। डिसइंटीग्रेशन टाइम, उसको ब्रेक डाउन होने में कितना टाइम लग रहा है। प्रेजेंस ऑफ फूड कैन अफेक्ट द बायोबिलिटी, इसके अलावा जो इंटेस्टाइन जो हमने खाना खाया है वो भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन को जो है वो चेंज कर सकता है, ठीक है। तो हमें जब भी कोई ड्रग्स लेनी होती है तो हमें डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट करना चाहिए कि जो ड्रग ले रहे हैं उसके साथ में हमें कौन सा खाना लेना है, कौन सा नहीं लेना है, ताकि ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छे से हो पाए, ओके। इसके अलावा ड्रग इंटरेक्शन, और ये वाला एक और फैक्टर है जो कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये कब करेगा, जब हम बहुत सारी मल्टीपल ड्रग्स को एक साथ में लेते हैं, तब हमारी ड्रग के एब्जॉर्प्शन के अंदर डिफरेंस आ सकता है। ये किस वजह से होगा, इंटरेक्शन एट द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। हमारी जो ड्रग्स होती हैं वो एब्जॉर्प्शन साइट पे पहुंचेंगी तो वहां पे इंटरेक्शन होगा उन दोनों ड्रग्स का आपस में इंटरेक्शन होगा, वो आपस में फाइट करेंगी कौन सी ड्रग जो है वो पहले एब्जॉर्ब होगी, तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। अल्टरेशन इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की मोटिलिटी क्या है, उसकी मूवमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो कौन सी ड्रग जो है वो जल्दी से एब्जॉर्ब होगी, कब नहीं होगी, ठीक है। देन पीएच कितनी है, कौन सी पीएच के अंदर ज्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होती है, कौन सी ड्रग जो है वो कम पीएच के अंदर एब्जॉर्ब होती है, वो भी डिपेंड करेगा। एंड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, और हमारी जो ड्रग है वो कौन से ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का यूज कर रही है ड्रग के एब्जॉर्ब होने के लिए, ठीक है। जो कोई फैसिलिटेट डिफ्यूजन का यूज करेगी, कोई दूसरे मैकेनिज्म का यूज करेगी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं ड्रग की एब्जॉर्प्शन को, अफेक्ट कर सकती हैं ड्रग की एब्जॉर्प्शन को, ओके। देन हम बात करते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म, इसके बारे में। ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसका मेटाबॉलिज्म, इनके बारे में देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, फॉलोइंग एब्जॉर्प्शन ड्रग आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में क्या होता है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होता है। ब्लड जो है वो हमारे टारगेटेड टिश्यूज और ऑर्गन्स के पास में पहुंचती है, और टिश्यूज के अंदर और ऑर्गन्स के अंदर हमारे स्पेसिफिक सेल्स के पास में, और सेल्स के थ्रू जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं और अपना इफेक्ट दिखाने का काम करती हैं, ओके। नेक्स्ट इसके अंदर है फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर फैक्टर कौन कौन से होंगे, ब्लड फ्लो, अगर ब्लड फ्लो ज्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा ड्रग का, बहुत ज्यादा होगा। टिश्यू परमेबिलिटी, जो ड्रग हमने दिया वो ब्लड के थ्रू टिश्यूज के अंदर कितने अच्छे से जा पा रही है, उसकी परमेबिलिटी क्या है टिश्यूज की, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। प्रोटीन बाइंडिंग के ऊपर और पार्टीशन कोएफिशिएंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर मेटाबॉलिज्म। ड्रग की जो मेटाबॉलिज्म होती है वो सबसे पहले कहाँ पे होती है, लीवर के अंदर होती है। और इसका काम क्या होता है, वो बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करता है ड्रग्स की मेटाबोलाइट्स के अंदर। मतलब कि हमारी जो ड्रग्स होती है उसको ब्रेक डाउन करके उनके मेटाबोलाइट्स बना देता है ड्रग्स के, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देता है एक तरीके से। और इसके अंदर जो हाइड्रोफिलिक पार्ट्स होते हैं वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं हमारी बॉडी से, ठीक है। देन उसके बाद में मेटाबॉलिज्म कैन इनहेंस एंड डिमिनिश ड्रग एक्टिविटी एंड may lead to formation of active and toxic metabolites। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो किसी भी ड्रग की एक्टिविटी को इनहेंस कर सकता है और उसको
कम भी कर सकता है। ड्रग की एक्टिविटी को इनहेंस ज़्यादा करने का और कम करने का काम भी किसका हो सकता है? मेटाबॉलिज्म का हो सकता है। मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है। और इसके अलावा लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव एंड टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स। इसके अलावा जो मेटाबॉलिज्म होगा उसकी वजह से हमारे पास में कुछ एक्टिव मेटाबोलाइट्स बन सकते हैं और कुछ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बन सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक इफेक्ट भी आ सकते हैं। ओके, तो ये था ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म के बारे में। देन उसके बाद में हम बात करते हैं रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। कौन कौन से रूट्स होंगे जिसके थ्रू हमारी ड्रग जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी या बाहर निकल जाएगी। ठीक है, रूट ऑफ एलिमिनेशन, रिमूविंग ड्रग्स फ्रॉम द बॉडी। इसका क्या मतलब होता है? हमारी बॉडी से ड्रग को रिमूव करने का जो प्रोसेस होगा उसको हम क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। तो रेनल एक्सक्रीशन, the kidney play a central role in the elimination of drug and their metabolites from the body through urine। तो यहाँ पे किडनी जो होती है वो एक सेंट्रल रोल प्ले करती है हमारी बॉडी से ड्रग्स को और उनके मेटाबोलाइट्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है यूरिन के थ्रू। यूरिन के फॉर्म में सारे के सारी ड्रग्स और उनके जो मेटाबोलाइट्स, उनके जो सिंपलेस्ट फॉर्म होंगे, उनके जो टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे, उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम जो है हमारी रेनल या फिर किडनी करती है। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन करके। Then renal excretion involve process such as glomerular filtration, ट्यूबुलर सिक्रेशंस और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। और ये जो रेनल वाला जो प्रोसेस होता है ना, रेनल का जो एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस होता है, इसके अंदर कौन कौन से और स्टेप्स होते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यहाँ पे ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होता है, पहले ब्लड फिल्ट्रेशन होता है, तो उसमें से ब्लड के अंदर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो फिल्टर होकर के हमारे नेफ्रॉन में चले जाते हैं। ट्यूबुलर सिक्रेशंस, यहाँ पे जो आसपास की कैपिलरीज होती है वहां से भी ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर कोई भी टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हो वो भी हमारे नेफ्रॉन के अंदर चले जाते हैं। देन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, जो भी सब्सटेंस यूज होने वाले होते हैं उनको रीअब्जॉर्ब करने का भी काम कौन करती है? हमारी किडनी करती है। तो ये कुछ प्रोसेस होते हैं हमारे रीनल एक्सक्रीशन के अंदर। ठीक है, कुछ प्रोसेस होंगे। देन हेपेटिक एक्सक्रीशन, drug and metabolites can also be excreted into bile by liver, subsequently eliminated from the body via feces। तो कुछ अमाउंट के अंदर जो ड्रग्स होती हैं या फिर ड्रग्स के मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो हमारे लीवर के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं। लीवर जो होती है जो बाइल फॉर्मेशन करती है, बाइल जिसका काम क्या होता है? फैट को इमल्सिफाई करना हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। बट इसका एक और रोल होता है बाइल का, ये कुछ मेटाबोलाइट्स या कुछ ड्रग्स जो होती है उनको भी हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। तो जब बाइल की फॉर्मेशन हो रही होती है तो जो ड्रग्स या फिर उनके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो भी हमारे बाइल के थ्रू जो है वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचते हैं और इंटेस्टाइन से जो है वो हमारे स्टूल के थ्रू या फीसिस के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। देन हेपेटिक एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस एंड बाइलरी एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे हेपेटिक जो एक्सक्रीशन होगी वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के अंदर आ जाएगा और बाइलरी एक्सक्रीशन। देन अदर रूट्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारी बॉडी से इन ड्रग्स को बाहर निकालने के? इन एडिशन टू रीनल और हेपेटिक एक्सक्रीशन, ड्रग कैन बी एलिमिनेटेड बाय द बॉडी थ्रू द अदर रूट सच एज रेस्पिरेटरी एक्सक्रीशन बाय एक्सहेल्ड एयर। तो इसके अलावा कौन कौन से और रूट होंगे? हम रेस्पिरेशन के थ्रू जो है वो ड्रग्स को बाहर निकाल सकते हैं। हम जो एयर को एक्सहेल आउट करते हैं, बाहर जो निकालते हैं, उसके थ्रू हमारी ड्रग जो है वो बाहर जा सकती है। स्वेट्स, हमें जो पसीना आता है उसके थ्रू, स्लाइवा के थ्रू, और ब्रेस्ट मिल्क, जो ब्रेस्ट का मिल्क होगा उसके थ्रू जो है वो ड्रग जो है एलिमिनेट हो सकती है हमारी बॉडी से। तो ये कुछ रूट्स थे जिनके थ्रू हमारी ड्रग जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, हमारी बॉडी से रिमूव आउट होती है। ठीक है, तो ये हमारे रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस और फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडलिंग के बारे में। क्या मतलब होता है इसका? अप्लाइंग फार्माकोकाइनेटिक्स इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। जब हम हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को अच्छे से समझ लेते हैं, तब उसको हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब हम यूज करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडलिंग बोलते हैं। ठीक है, इसी में हम क्या करते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडलिंग के अंदर हम हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स जो है उसको अप्लाई करते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर। ठीक है, ओके, इसके अंदर हम देखते हैं थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। फार्माकोकाइनेटिक्स प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो हम फार्माकोकाइनेटिक्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं थेरापेटिक ड्रग की मॉनिटरिंग करने के लिए। जो हम ड्रग डेवलप कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग के अंदर हम इसका यूज करते हैं। इसका यूज क्यों करते हैं? ऑप्टिमाइज ड्रग थेरेपी बाय मेंटेनिंग ड्रग कंसंट्रेशन विद इन द थेरेपेटिक रेंजेस, ताकि हम ड्रग को ऑप्टिमाइज कर पाएं, उस ड्रग की थेरेपी को ऑप्टिमाइज कर पाएं, उसकी कंसंट्रेशन हमें कितनी रखनी है ताकि जो हमें थेरापेटिक इफेक्ट चाहिए, ताकि जितना हमें उसका यूज चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम ड्रग को प्रिपेयर कर पाएं। देन है
TDM इन्वॉल्व मेजरिंग ड्रग कंसंट्रेशन इन बायोलॉजिकल सैंपल्स। हम क्या करते हैं, उन ड्रग्स की कंसंट्रेशन को बायोलॉजिकल सैंपल्स के अंदर मेजर करते हैं कि वो उन सैंपल्स के अंदर सही से वर्क कर रही है, सही से उनका इफेक्ट आ रहा है, एंड एडजस्टिंग डोज अकॉर्डिंगली। उसके अलावा हम डोज को भी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडलिंग। फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडलिंग एंड स्टिमुलेशन टेक्निक्स आर यूज्ड टू प्रिडिक्ट ड्रग कंसंट्रेशन। फार्माकोकाइनेटिक्स का यूज हम कहाँ पे करते हैं, ड्रग प्रिडिक्ट करने के लिए ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए किसी भी थेरापेटिक इफेक्ट को लाने के लिए, डोजेस की रिजीम कितनी होनी चाहिए, कितने टाइम तक वो डोजेस चलनी चाहिए, कितने अमाउंट में वो डोजेस जो है वो चलनी चाहिए ताकि हमें थेरापेटिक इफेक्ट मिल पाए उस ड्रग का, वो हमें पता लगता है। देन एंड इंटरेक्शन इन वेरियस पेशेंट पॉपुलेशन, और उनका क्या इंटरेक्शन होगा अलग अलग टाइप के पेशेंट के अंदर, हम अगर उस ड्रग को दे रहे हैं तो उसका क्या क्या इफेक्ट आएगा उसके बारे में भी हम इसके अंदर पता करते हैं, ठीक है। These models aid in drug development, और ये सारी चीजें हमें कहाँ पे हेल्प करती हैं, ड्रग की डेवलपमेंट के अंदर। कोई भी जब हम ड्रग को बना रहे होते हैं, ड्रग की डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वो ड्रग जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, उसका मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होगा, कितना होगा, किस तरीके से होगा, कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट कर सकते हैं, हमारी बॉडी से कैसे एक्सक्रीट आउट होगी, उसके क्या साइड इफेक्ट होंगे। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता लगेगा, फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडलिंग से। इन सब चीजों की वजह से हम किसी भी ड्रग को डेवलप कर पाते हैं, उनकी डोजेस हम बना पाते हैं, कितनी डोजेस होनी चाहिए ताकि पेशेंट को साइड इफेक्ट्स ना हो, उसका सही थेरापेटिक इफेक्ट आए, एंड क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, और उसका हम जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करेंगे तब हम उनके थ्रू जो है डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे कि हमें पेशेंट को कितनी ड्रग जो है वो देनी है। तो ये था हमारे पास में क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस कैसे होगा हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडलिंग के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक्स थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आप ये नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ कंटेंट चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल्स पे जाकर के इसके नोट्स देख सकते हैं। थैंक यू।